दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कराऊंगा, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस लेसन की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं लेसन शुरू कर रहा हूँ। जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 14 जुलाई की सुबह को आतंक का माहौल था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसको सुंदरियों के देश के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई की सुबह सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल की किले की जेल को तोड़ डाला। इस जेल में 7 कैदी थे और वहाँ पे जो बास्तिल का कमांडर था वो मारा गया और बास्तिल में की जेल में जो 7 कैदी थे वो छुड़ा लिए गए। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल की किले को लोगों का घृणा का केंद्र माना जाता था। इसमें जो फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस वक्त लुई 16वां फ्रांस की गद्दी प्राचीन था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। जिस वक्त बैठा उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ शादी की थी। देखो भी, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था। 3 एस्टेट क्या थे? प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय एस्टेट में क्या था? बड़े व्यवसायी, गरीब भी, अमीर भी, कर्मचारी, वकील, किसान, छोटे किसान, जमींदार, सब इसमें तृतीय स्टेट में शामिल थे। प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। देखो भी, जो ये किसानों के चर्च द्वारा किसानों से जो एक कर वो मतलब वसूला जाता था, जिसे टाइद के नाम से जाना जाता था, या 1/10 हिस्से के रूप में वसूला जाता था। ये क्वेश्चन सितंबर 2019 में जब 23 सितंबर को क्लर्क का पेपर हुआ, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्पेन को इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। आगे लिरबे फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। फ्रांस की जनसंख्या सन 1790 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। स्वतंत्रता, समानता तथा नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। एक मोंटेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें क्या बताया गया है? नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के सत्ता विभाजन की बात की गई है। विधायिका क्या होता है? विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। प्राचीन
प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी समाज अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे जनरल स्टेट की बैठक बुलाकर नए करों को प्रस्तावों पर मंजूरी देनी पड़ती थी। इसकी अंतिम बैठक सन 1600 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी समाज लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों को प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, पूरा कर लिया। आगे कुछ इनके इंपोर्टेंट हुए दिए गए हैं, जैसे टूटी हुई जंजीर। मतलब ये पूछा जाता है टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक होती है? टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक होती है। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का यूज किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। आगे फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई। फ्रांसीसी समाज फ्रांस में जब लुई 16वां का शासन था, उसने कर बढ़ा दिए, लोगों को इतने सख्ती से कानून और वे लागू कर दिए जिससे लोग उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। फ्रांस में गणतंत्र 21 सितंबर 1792 को हुआ था और 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से लुई 16वें को फांसी दे दी गई। सन 1793 से लेकर 94 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। देखो भी क्या था, जब लुई 16वें का शासन था तो उसने कर बढ़ा दिए थे, एक निरंकुश शासक था। उसके बाद क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग था उसका नेता था, जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। लुई 16वें के फांसी देने के बाद यह गद्दी पर आसीन हुआ। इसके गद्दी के आसीन होने के बाद लोगों को यह लगा कि हमारे अधिकार अब पूर्ण रूप से हमें मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही जैकोबिन क्लब गद्दी पर बैठा हुआ, कुछ महीने बीतने के बाद उसने सख्ती से कानून लागू कर दिए, जिससे वहाँ की जनता तराई तराई करने लगी और कुछ समय बाद उसको न्यायालय द्वारा दोषी ठहराकर गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। आगे मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा गिलेटिन क्या होता है। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। जैकोबिनों को शोकलोथ के नाम से जाना जाता था। शोकलोथ पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जब 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र घोषित कर दिया गया, उसके बाद जैकोबिनों का शासन हुआ और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में वहाँ की सत्ता आ गई। लेकिन आगे गर्दन से धड़ को अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया, उनके भवनों को बेरक या दफ्तर बना दिया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने नीतियां इतनी सख्ती से लागू की कि उसके समर्थक भी तराही तराही करने लगे और 14 जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन क्लब की सरकार के बाद फ्रांस में एक मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नया संविधान बना, जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों को प्रदान रखा गया। इस परिषद में 5 सदस्यों की वाली एक कार्यपालिका बनाएगी और डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन डायरेक्टरी में आपसी मतभेदों के कारण वहां सरकार गिर गई और जब इन आपसी मतभेदों के बीच तो तीसरा कोई व्यक्ति आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, 1804 में वहां का सम्राट बन जाता है। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी
झगड़ों से नहीं चला और फिर सैनिक शासन तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। देखो शुरू में लुई 16वां था, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मजदूरों ने हड़ताल कर दी, आंदोलन छेड़ दिए, जिसके कारण उसे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराकर फांसी दे दी गई। उसके बाद ऐसा लगा जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर मतलब जनता के हाथ में, मतलब जनता द्वारा चुना गया, ऐसा लगा कि उनका अब भेदभाव नहीं होगा, उनके अधिकार उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने भी सख्ती से कानून लागू कर दिए। उसके बाद डायरेक्टरी बनाई गई, परिषद लागू की गई, उसमें उसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट एक तानाशाह शासक का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ? 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में उसका जन्म हुआ और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है रूसो। मैंने इस लेसन के एनसीईआरटी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स थे उनको लिख लिया है। अब पूरा लेसन पढ़ने की बजाय ये पॉइंट्स पढ़ लेने से आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।